हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, आज के दिन जो सब 11 अगस्त से एक कॉन्टीन्यूसली डिबेट और डिस्कशन चल रहा है कि फ़िलिस्तीन इशू क्या है, और उसके ऊपर एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ और पूरी की पूरी सिचुएशंस जो हैं वो इज़राइल, ईरान वगैरह मिडल ईस्ट के अंदर ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आ रही हैं, और सारी की सारी चर्चा वहीं है और रोज़ वहीं से कोई ना कोई नई खबर निकल कर आती है। और इसके अंदर सारी चर्चा कहीं ना कहीं इस इंडिया और चाइना के वॉर से हटकर या तो ताइवान पहुंच चुकी हैं या फिर दूसरे बॉर्डर मिडल ईस्ट के अंदर पहुंच चुकी हैं। तो यहाँ पर असलियत में थर्ड वर्ल्ड वॉर की जिस तरीके से सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं, लगातार सिचुएशंस आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, तो उसका एक एनालिसिस करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, फ़िलिस्तीनियन इशू जो है वो क्या है, फ़िलिस्तीन के बाद इजराइल का जन्म कैसे हुआ और किस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशंस जो हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते आज के दिन इस तरीके से नज़र आया कि पूरा जो अरब वर्ल्ड जिसने लगभग 5 लड़ाइयाँ जो हैं या 5 से 6 लड़ाइयाँ जो हैं वो इजराइल के साथ लड़ी और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान उठाया, तो आज के दिन वही अरब वर्ल्ड कहीं ना कहीं घुटने टेकता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस फ़िलिस्तीन इशू या फ़िलिस्तीन समस्या के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं कि असलियत में फ़िलिस्तीन समस्या क्या है, फ़िलिस्तीन इशू क्या है। तो दोस्तों, टॉपिक जो है असलियत में यहाँ से शुरू होता है। ये जो पूरा रीजन है, अगर आप इसे देखते हैं, इसे थोड़ा सा, कि यहाँ असलियत में पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री लिखी है ये वेस्ट यूरोप ने लिखी है, वेस्टर्न यूरोप ने लिखी है। इस वेस्टर्न यूरोप के लिए ये जो हिस्सा है ये ईस्ट कहलाता था, यानी ईस्टर्न यूरोप, समझे। ईस्टर्न यूरोप के बाद अब ये जो इस हिस्सा है ये कहलाता था एक्सट्रीम ईस्ट या फिर पूरा का पूरा ईस्ट, और इसीलिए इस इलाके को ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप के बाद में ये जो इलाका है इसे कहा गया मिडल ईस्ट। हालांकि इसमें टर्की नहीं आता, लेकिन ये जो इलाका है इसे मिडल ईस्ट कहा गया। तो दोस्तों, सबसे पहले इस टेरिटरी को ही देख लिया, तो आगे अगर आप देखेंगे तो असलियत में ये जो अरब इज़राइल की जो समस्या है ये आपके एक्सटेंडेड, ये आपका पाकिस्तान और इंडिया वाला रीजन आ जाता है। तो ये जो अरब और इज़राइल की जो यहाँ पर समस्या है, इसमें सऊदी अरेबिया से लेकर सभी, तो ये पूरे का पूरा जो पार्ट है, इस पूरे के पूरे एरिया, और इसी को कहा गया मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट इसी को कहा गया। तो सवाल ये है, इस मिडल ईस्ट में क्या क्या है। असलियत में इस मिडल ईस्ट को अगर आप लोग देखते हैं, इस मिडल ईस्ट को अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर असलियत में एक समस्या नहीं है। असलियत में इस मिडल ईस्ट में देखेंगे तो सबसे पहला जो समस्या है वो ये कि अपने आप में ही सबसे पहली समस्या यहाँ पर अरब कॉन्फ्लिक्ट की है कि अरब देशों की आपस में ही सिर फुटव्वल लगातार चलती रहती है। इजराइल सीरिया, इराक और सीरिया की, इराक कुवैत की, इराक ईरान की, इसी तरीके से सऊदी अरेबिया इराक की, सऊदी अरेबिया ईरान की, ये सारे अरब देश खासकर जो हैं इनके ही आपस में सिर फुटव्वल। जॉर्डन की इराक से नहीं बनती, जॉर्डन की सीरिया से नहीं बनती, इनकी आपस में ही इतनी ज़्यादा सिर फुटव्वल है कि बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो लेबनन सिविल वॉर, एक ही फॉर्म में आप देखते हैं, और लेबनन इशू है। अभी भी बैरूत के अंदर जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुए और 2 किलोमीटर तक का पूरा इलाका जो है अमोनियम नाइट्रेट से ख़त्म हो गया, तो उसको देखना है। उसके बाद ईरान इराक जो कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट जो है ये भी इसी पूरे सिचुएशन का एक पार्ट है। इसके बाद कहीं ना कहीं गल्फ वॉर उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, और गल्फ वॉर के बाद अगला जो पार्ट आप देखते हैं, यहाँ जो असलियत में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वन अमंग देम इज अरब इजराइल वॉर और अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, जो अब इनके सामने एक इशू बनकर उठा हुआ है, और साथ में सऊदी अरब ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो असलियत में मिडल ईस्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी चल रही हैं।
मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इकट्ठी चल रही हैं, एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा, और यही रीज़न है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो डिस्टर्ब्ड है। ऐसे में यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन जो आती है, जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो मामले में, वो सबसे पहले शुरू होता है मामला जेरूशलम से। जेरूशलम के पास ज़्यादा नहीं तो अपने पास 4000 साल का इतिहास यहाँ पर समेटे हुए है। इस 4000 साल में कभी एजिल ने आकर रूल किया, कभी हिब्रू ने आकर रूल किया, कभी क्रूसेडर्स ने आकर रूल किया, कभी टर्क्स ने, मामलूक्स ने, अरब्स ने और ब्रिटिशर्स ने, लगातार यानी 1920 तक यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स वाली हिस्ट्री या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्री रही है। अब जब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्री रही है, लड़ाई झगड़े वाली हिस्ट्री रही है, तो ये इलाका असलियत में सबसे पहले अपने साथ, क्योंकि इतनी हिस्ट्री को अपने अंदर समेटे हुए है और तीन बड़े रिलीजन्स, 3 रिलीजन्स को अपने साथ जोड़े हुए है, जिसमें सबसे पहले जूज आते हैं, फिर क्रिश्चियंस आते हैं और फिर मुस्लिम्स आते हैं। और इन तीनों की बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाली जगहें यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे जो ज्यूज़ को देखोगे तो वेस्टर्न वॉल यहीं पर मौजूद है, क्रिश्चियंस की भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चर्च, इनके सबसे महान राजा की बनवाई हुई चर्च यहाँ पर मौजूद है। और मुस्लिम्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ अल अक्सा मस्जिद है और ये अल अक्सा मस्जिद जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़ी हुई है और ये माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद यहीं से स्वर्ग की तरफ गमन कर गए थे, जन्नत पहुँच गए थे। अब ऐसी समस्या के, ऐसी सिचुएशन में तीनों के तीनों धर्म चाहते हैं कि इस जेरूशलम पर कब्जा हो जाए। धार्मिक तौर पर इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकल लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो भी ये जेरूशलम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जिसका रूल होगा, यहाँ इस जेरूशलम पर जिसका रूल होगा, यहाँ इस सुएज कैनाल से होने वाले सारे ट्रेड के ऊपर भी वो नज़र रख सकता है। तो सोचकर देखिए, असलियत में इकोनॉमिक तौर पर भी देखा जाए, इकोनॉमिकली या फिर जियोपॉलिटिकल लोकेशन की तौर पर भी देखा जाए, तो भी ये जेरूशलम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है वो रिसोर्स रिच है, यानी संसाधन इसके अंदर हद से ज़्यादा हैं। पेट्रोल से लेकर, ऑयल से लेकर, गैस से लेकर सब चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इस इलाके के अंदर हर कोई पावर चाहेगी कि उसका डोमिनेंस यहाँ पर बना रहे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जियोपॉलिटिकल सिनारियो चेंज होना शुरू हो चुके थे और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस को लगने लग गया था कि शायद सिचुएशंस कंट्रोल से बाहर हो जाएं और आज नहीं तो कल आपकी पकड़ यहाँ पर कमज़ोर होती चली जाए। ऐसे में यहाँ वो चाहेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कंट्रीज़, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये चाहेंगे कि इस पूरे इलाके में जो इस्लाम या मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर उनका कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, डोमिनेंस हो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट यूनाइटेड किंगडम का इधर से निकलता है ईस्ट तक, और साथ में फ्रांस का भी निकलता है, इटली का भी निकलता है, और जिसका इस इलाके पर दबदबा होगा वो पूरे के पूरे ट्रेड को कब्जा करके कंट्रोल कर सकता है। ऐसे में अगर ये पूरा इलाका अरब या टर्क या किसी के भी कंट्रोल में रहेगा तो आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती हैं।
आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर मे बी पॉसिबल एक प्लान बनाया गया, हालांकि इस प्लान को डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन हरकतों से लगा कि हाँ इस पूरे इलाके, खासकर उस जेरूशलम वाले इलाके पर जानबूझकर एक ऐसी पावर, एक ऐसी फोर्स को बिठाया जाए जो इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब रखे, और पूरा इलाका जब जब डिस्टर्ब रहेगा, बाहर ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं, इनको यहाँ पर फिशिंग करने का, अपनी मर्जी की काम करने का या फिर मज़े लेने का मौका मिलेगा, ट्रेड मिलेगा और सब चीज़ें मिलेगी, और एक ऐसी पावर बिठाई जाए जो सबको कंट्रोल किए रखे। वो प्लान जब कर लिया गया तो यहीं से सिचुएशन शुरू हुई। सबसे पहले टर्की जो था वो 1920 के अंदर, और से पहले ऑटोमन एम्पायर था, 1920 के अंदर टर्की का ऑटोमन एम्पायर ख़त्म किया गया और लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और ये सब, फिलिस्तीन, ये सारे के सारे इलाके जो हैं, इवन एक टाइम तक तो ट्यूनीशिया से लेकर अल्जीरिया तक के जो पूरे इलाके हैं, ये पूरे के पूरे जो एरियाज़ थे ये टर्किश एम्पायर के अंडर में थे। इतना बड़ा रीजन ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, और यही ऑटोमन एम्पायर को ये अर्दोगान जो है ये दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने की सोच रहा है। यहाँ सिचुएशन यही थी कि असलियत में इस पूरे एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। तभी आप देखते हैं सीधी सीधी लाइनें खींच खींच कर, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें खींच खींच कर, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना का बॉर्डर आपको सीधा नहीं मिलेगा। इनके बॉर्डर बिल्कुल सीधे सीधे खींचे हुए हैं कि ये तेरा और ये तेरा चल। यहाँ जानबूझकर इस तरीके से डिवाइड किया गया, और ब्रिटेन ने अपनी पॉलिटिक्स करते हुए यहाँ ये पूरा रीजन जो पहले किसी टाइम पर फिलिस्तीन होता था, ये पूरा रीजन जो पहले किसी टाइम पर ये फिलिस्तीन होता था, इस पूरे रीजन के अंदर जानबूझकर, इस पूरे रीजन के अंदर जानबूझकर 1920 के अंदर इसे लीग ऑफ नेशंस, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस की तरह बनी, लीग ऑफ नेशंस ने इस फ़लस्तीन को एक मैंडेट बनाया कि एक ऐसा इलाका जिसे संरक्षण में रखा जाए, मैंडेट बनाया। और बाद में 1922 के अंदर, अप्रैल 1922 के अंदर इस मैंडेट को गिवन टू ब्रिटेन, यानी इसे ब्रिटेन को दे दिया गया। असलियत में यहीं से कलेश शुरू हुआ, या यहीं से असलियत में ब्रिटेन ने अपनी राजनीति करना शुरू किया था। अब युद्ध जीतने के लिए 1917 के अंदर, 1917 एग्जैक्ट डेट थी 2 नवंबर 1917, 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे बेलफर्ट नाम के ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जो पैलेस्तीन जो है ये नेशनल होम ऑफ जूज है, नेशनल होम ऑफ जूज है, यानी ये यहूदियों का राष्ट्रीय घर है, राष्ट्रीय आवास है, और ब्रिटेन चाहता है उनको ये राष्ट्रीय आवास मिल जाए। ये डिक्लेरेशन इसलिए की गई थी ताकि ब्रिटेन जो है वो अपने आप को यहूदियों का सपोर्टर डिक्लेयर कर सके, और जर्मनी में बहुत ज़्यादा जूज थे, जो जर्मनी की बहुत अच्छी पोजीशन, जिसमें बैंकिंग से लेकर, जिसमें आर्मी से लेकर, जिसमें बिजनेस से लेकर, हर जगह पर जूज मौजूद थे, पॉलिटिकल पोजीशंस में जूज मौजूद थे, उन सबको अपनी तरफ मिलाया जाए, क्योंकि जूज दुनिया में इकलौते ऐसे धार्मिक लोग हैं जो अपनी पकड़ अपने ही देश में गंवा चुके थे, और लगभग 2000 साल से दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बस रहे थे और खा कमा रहे थे, लेकिन हर जगह ये माइनॉरिटी में थे। दुनिया में एक भी जगह ये लोग मेजॉरिटी में नहीं थे। दुनिया में
एक भी जगह ये लोग मेजॉरिटी में नहीं थे, हर जगह माइनॉरिटी में थे। तो इसलिए हमेशा इनके दिमाग में या दिल में एक बात रहती कि कहीं ना कहीं इनका कोई कंट्री ऐसा होता जहां ये मेजॉरिटी में होते, कहीं ना कहीं कोई कंट्री ऐसा होता जहां ये मेजॉरिटी में होते। अब ये जो जूस थे इनको मेजॉरिटी में रखा गया। जब जूस को वादा किया गया कि फ़िलिस्तीन जो आपका नॉर्मल मेन लैंड है और आपके जो जूस के जो आपके गॉड हैं, आपके जो प्रीचर हैं, उनका जो मंदिर है, जो वेस्ट वॉल यहाँ पर है, तो यहाँ आपको बसा दिया जाएगा। तो जूस के लिए ये एक इमोशनल इशू बन गया और धीरे धीरे ब्रिटेन को सपोर्ट करने लगे। यहीं से जो जर्मनी के अंदर भी ये जूस का इशू जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन का असर ये हुआ कि इसी बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन को कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ये मान लिया कि ज्यूज़ ने ये मान लिया कि ब्रिटिशर्स ने इनको वादा किया है कि इन्हें फ़िलिस्तीन देंगे और वहाँ बसाएंगे। तो अब दुनिया भर के जितने भी ज्यूज़ थे वो लगातार दिन रात लगातार यहाँ जेरूशलम में आकर बसने लगे, इज़राइल में फ़िलिस्तीन में आके बसने लगे। और अगर नहीं बस रहे थे तो जो कमज़ोर भी थे या गरीब भी थे उन्हें यहाँ लाकर बसाया जाने लगा। यहाँ लाकर जब बसाया जाने लगा तो यहीं से एक फ्लो जब शुरू हुआ तो शुरुआत के अंदर 1920 के अंदर फ़िलिस्तीन के अंदर सिर्फ 16% ज्यूज़ थे। यानी दुनिया में कहीं भी किसी भी ज्यूज़ को कोई प्रॉब्लम होती उन्हें लाकर इज़राइल में यहाँ फ़िलिस्तीन में बसा दिया जाता। और 1920 तक सिर्फ 16% ज्यूज़ थे, जो परसेंटेज काफ़ी कम होती है। लेकिन जैसे ही ये डिक्लेरेशन हुई अब लगातार दुनिया भर से ज्यूज़ यहाँ आकर बसने लगे और ये परसेंटेज 1947 के आसपास तक पहुँचते पहुँचते 24% हो गई, लगभग 8% बढ़ गई। अब 24% जैसे ही हुई तो यहाँ इनका एक सिग्निफिकेंट नंबर हो चुका था। लेकिन ज्यूज़ को अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये लोग लीड रोल में थे, तो सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव टू अरब्स, अरबों के कंपैरिजन में एजुकेटेड थे। एजुकेटेड के बाद सबसे बड़ी बात, एजुकेटेड होने के साथ साथ ये जो थे एजुकेटेड थे, वेल्दी थे, यानी इनके पास पैसा अच्छा खासा था, समझे, क्योंकि दुनिया के लगभग हर देश के अंदर मेहनती थे, ताकतवर थे। और क्योंकि नए नए आकर बसे थे तो ये लेबोरियस थे, यानी इंडस्ट्रियस थे, लेबोरियस थे, इंडस्ट्रियस थे, उद्यमी थे, जिसकी वजह से इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, बैंकिंग सिस्टम से लेकर, ट्रेड एंड कॉमर्स से लेकर हर जगह पर धीरे धीरे अपना अपना कब्जा शुरू कर दिया, ट्रेड एंड कॉमर्स तक, यानी हर जगह पर अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। अरब्स क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे या इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और क्योंकि ये उजड़ कर यहाँ बसने आए थे तो ये ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। और एक बात याद रखना, उजड़ी हुई प्रजातियाँ ज़्यादा जल्दी बसने की, ज़्यादा मेहनती होती है क्योंकि उन्हें बसना होता है। जो उजड़े हुए नहीं होते और जो पहले से बसे होते हैं वो थोड़े रिलैक्स्ड मूड में होते हैं और वहीं से वो पिछड़ना शुरू कर देते हैं। यहूदी जो हैं दुनिया के दूसरे देशों को छोड़कर अपने देश को यहाँ इसे अपना बनाने आए थे, तो दिन रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन अरब्स जो थे वो कंफर्ट जोन के अंदर रह रहे थे, इसीलिए यहाँ साल आया 19, और यही रीज़न है 1930s तक आते आते जो थे ज्यूज वर्सेस अरब, जो जेलियसी थी या जो अरब कंपटीशन था वो बढ़ना शुरू हो गया। ज्यूज वर्सेस अरब कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ और वो कंपटीशन धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और ब्रिटेन यही चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट हो, और जानबूझकर ब्रिटेन ने भी यहाँ पर अपनी दोगली राजनीति अपनाई। और दोगली राजनीति ये थी कि एक तरफ तो यहूदियों को बार बार दुनिया के अंदर डिक्लेयर करता जा रहा है कि आइए आपका जो होमलैंड है ये जेरूशलम है, फ़िलिस्तीन है, और दूसरी तरफ
आप डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप डिक्लेयर कर रहे हैं अरब्स को कि फ़िलिस्तीन को एस्टेब्लिश करके ये पूरा इलाका अरबों को दे दिया जाएगा। अरब यहाँ खुश हैं कि ये पूरा इलाका इन्हें मिलेगा और ज्यूज़ को ज़बरदस्ती बसाया जा रहा है। यही दोगली राजनीति इन लोगों की थी। नतीजा क्या कि ज्यूज़ और अरब्स में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, ज्यूज़ और अरब्स में लगातार जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, तो यहाँ पर असलियत में एक कमीशन इस्टेब्लिश किया गया और इसी को मील कमीशन कहा गया। असलियत में इस कमीशन को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि इनके बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, और इसी ने कहा था डिवाइड द कंट्री। यानी आप ये देखिए कि महज 20 साल से कम टाइम के अंदर ये कमीशन डिक्लेयर कर रहा है कि इस पूरे इजराइल कंट्री को, जो जहां पहले सारे में अरब्स रहते थे, अब वो अरब्स को हटाकर ये कह रहा है कि जरूर इसको पूरे के पूरे पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक ज्यूज़ को दे दो, दूसरा अरब्स को दे दो, और तीसरा जो है एक ज्यूज़ को, दूसरा अरब्स को, और तीसरा जो जेरूशलम है उसे एक सिक्योर्ड नेशन बना दो, सिक्योर्ड जगह बना दो जो किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहे। यहीं से कलेश शुरू हुआ और इस मामले में पहली बार अरब्स को लगा कि उनकी तो लैंड छीनी जा रही है, ज्यूज़ बाहर से आए हैं तो उन्हें बाहर भेजो, हम क्यों जाएं। तो यहां से कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़े, कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज्ड, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़े, और ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते बढ़ते, और ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते बढ़ते, बात समझ में आ गई, और ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते बढ़ते जिस तरीके से भी आगे बढ़ रहे थे, ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो एक टेंशन का माहौल लेने लगे, और जिस तरीके से ये बढ़ते रहे तो अप्रैल 1947 के अंदर ब्रिटेन ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि अब मेरा मानना है कि यहाँ मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, यूनाइटेड नेशंस शुड लुक आफ्टर दैट। सोचिए, अच्छे खासे जेरूशलम या फ़िलिस्तीन, जो शांति से बसा हुआ फ़िलिस्तीन था, अगर उसमें ज्यूज़ को ना बसाया होता तो यहाँ प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन असलियत में ब्रिटेन वहाँ प्रॉब्लम ख़त्म करने नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम थी ही नहीं तो ख़त्म क्या करोगे, वहाँ प्रॉब्लम थी ही नहीं तो ख़त्म क्या करोगे, वहाँ प्रॉब्लम ख़त्म करने नहीं गए थे बल्कि प्रॉब्लम को बनाने गए थे, और यहाँ अब प्रॉब्लम बना दी गई। जब फ़िलिस्तीन एक समस्या बन गई, फ़िलिस्तीन एक प्रॉब्लम बन गई, तो अप्रैल 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसे प्रोजेक्ट किया गया और ये कहा गया कि ब्रिटेन अब इसको नहीं संभाल सकता, अब आप देख लो। यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, मई 1947 के अंदर, मई 1947 के अंदर 11 मेंबर्स कमेटी बना दी, और ये मेंबर्स भी कहीं ना कहीं देश ही थे, और इस 11 मेंबर्स कमेटी के अंदर इंडिया वाज आल्सो अ मेंबर। 11 देशों में इंडिया भी एक सदस्य देश था, और इस 11 मेंबर कमेटी ने कौन सा कुछ नया काम किया, उसने कहा जो मील कमेटी की रिपोर्ट है वो वैसी की वैसी लागू कर दो, और 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजॉरिटी से फ़िलिस्तीन का इशू ख़त्म। फ़िलिस्तीन के बारे में ये कहा गया कि इस देश को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक हिस्सा ज्यूज़ को, एक अरब्स को, और एक जेरूशलम दे दो। ज्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट 45% पर हिस्सा दे दो, अरब्स को 55% हिस्सा दे दो, और जेरूशलम जो है वो यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में रहेगा। अब भाई ज्यूज़ तो खुश हो गए कि कुछ टाइम पहले तक तो उनका कोई होमलैंड था ही नहीं, कुछ टाइम पहले तक तो उनका होमलैंड था ही नहीं, अब इनको एकदम से यहां पर होमलैंड मिल गया। अब जैसे ही ये डिसीजन आया, ये जो डिसीजन था ये 29 नवंबर 1947 को आया। अब जैसे ही 1947 में ये डिसीजन आया, 14 मई 1948 को ब्रिटेन said that he is leaving the country।
सोचकर देखिए, ब्रिटेन कहता है मैं अब इस देश को छोड़ रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग हियर। ब्रिटेन डिक्लेयर्ड दैट इट इज लीविंग द मैंडेट। यह मैंडेट को डिक्लेयर दैट इट इज एंडिंग द मैंडेट या एंड ऑफ मैंडेट, यानी फिलिस्तीन के ऊपर जो एक व्यवस्था थी उसे खत्म कर रहा है। अब यूनाइटेड नेशंस देखे कोई भी देखे हमें नहीं पता। यही तो इनकी राजनीति थी कि ब्रिटेन और इन सब ने मिलकर किस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया। 15 मई 1948 को इजराइल डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। इजराइल डिक्लेयर्ड एज इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इजराइल ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया और यह कहा कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यहीं से कलेश शुरू हो गया कि ब्रिटेन गया। अब ब्रिटेन गया तो अब इजराइल को हम नहीं छोड़ेंगे, और यहीं से इस इजराइल के ऊपर आसपास के जितने भी देश थे उन सब ने, अरब देशों ने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसमें इजिप्ट, इसमें जॉर्डन, इसमें लेबनान, इसमें सीरिया, इसमें सऊदी अरेबिया, और इस सऊदी अरेबिया के बाद एक नीचे की तरफ यमन देश पड़ता है। इन सब ने मिलकर इजराइल के ऊपर दनादन अटैक करने शुरू कर दिए। यानी इजराइल के ऊपर 6 कंट्रीज वर्सेस वन, और ये जो वन था ये भी न्यू वन था, बिल्कुल नया नया था। अब ऐसे में लेकिन इजराइल जो था वो इस लड़ाई को झेल गया। क्यों झेल गया इजराइल इस लड़ाई को? क्योंकि इसके पीछे, इजराइल के पीछे ब्रिटेन था, इजराइल के पीछे फ्रांस था, और इजराइल के पीछे अमेरिका था। अब ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये तीनों के तीनों इजराइल के पीछे मजबूती के साथ खड़े थे। हथियारों से लेकर मैन पावर तक जो भी इजराइल को वहाँ सरवाइव करने के लिए चाहिए थी वो प्रोवाइड की गई। और इसी का नतीजा ये हुआ कि ये जो 6 कंट्रीज थी, 6 अरब कंट्रीज थी, ये सारी अरब कंट्रीज इतनी बुरी तरीके से हारी, इतनी बुरी तरीके से हारी कि क्या बताएं। इजराइल जिसका एरिया जो है बनने के टाइम पर 14,000 किलोमीटर स्क्वायर था, अब वो एरिया बढ़कर 34,600 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, और 80% फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल का कब्जा हो गया। इसके साथ साथ इसने सीरिया की ज़मीन पे कब्जा किया, लेबनान की ज़मीन पे कब्जा किया, जॉर्डन की ज़मीन पे कब्जा किया, इजिप्ट की ज़मीन पे कब्जा किया। और इजराइल ने फिलिस्तीनियों को इतनी बुरी तरीके से मारा कि 70% फिलिस्तीनी जो हैं, 70% पैलेस्टीनियंस जो हैं, उनको रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ा। जो फिलिस्तीनी शुरुआत में 9 लाख थे, अब वो शुरुआत में 9 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गए, और आज भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो 15 लाख बंदे रह रहे हैं। और रिफ्यूजीज़ के ऊपर ये वर्क हो रहा है, और फ़िलिस्तीन लगातार वो वर्क फ़िलिस्तीनियों को हेल्प कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस। लड़ाई शांत हुई। अरबों के लिए, पूरे अरब वर्ल्ड के लिए ये झटका था, क्योंकि पूरा अरब वर्ल्ड इकट्ठा नहीं था, 6 ही देश थे। उसके अंदर से भी शुरुआत के अंदर ही इजराइल ने इतनी बुरी तरीके से धोया कि इजराइल का कॉन्फिडेंस आसमान में और बाकी सब अरब देशों का कॉन्फिडेंस ज़मीन पर था। अब लड़ाई शांत हुई, लेकिन गुस्सा था और हार का बदला लेना था। 1956 में सेकेंड अरब इजराइल वॉर हुआ। सेकेंड अरब इजराइल वॉर हुआ, और जैसे ही सेकेंड अरब इजराइल वॉर हुआ, वो हुआ इसलिए था क्योंकि सुएज क्राइसिस था।
पूरे स्वेज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया और इजराइल को इसमें घुसने से मना कर दिया। इजराइल कहता तुझे मैं बताता हूँ, और इसीलिए इजराइल ने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने और यहाँ तक कि पीछे से अमेरिका ने, सब ने मिलकर इनके ऊपर हमला किया। सारे अरब देश एक तरफ और ये एक तरफ, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। समझे? थर्ड अरब इजराइल वॉर जो है वो 1967 के अंदर हुआ और इस 1967 में 6 डे वॉर हुआ और इस 6 डे वॉर के अंदर इतना ज़्यादा बुरी तरीके से इसे धोया गया। 6 डे वॉर में अरब कंट्रीज़ को इतनी बुरी तरीके से धोया गया कि जॉर्डन को तो 3 दिन के अंदर 20,000 सैनिक मरवाए और आम नागरिक मरवाए। इजराइल ने 3 दिन में 20,000 से ज़्यादा सैनिक और आम नागरिकों को जॉर्डन के मार दिया। हालात बहुत बुरे थे, हद से ज़्यादा बुरे। अरब कंट्रीज़ और ज़्यादा डिप्रेशन में। उसके बाद सोचकर देखिए, फिर दोबारा लड़ाई शुरू होती है 1973 में। इस बार अरब कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड अपने आप में नज़र आई और 6 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर ये लड़ाई चली। 6 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक ये लड़ाई चली और 6 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जो लड़ाई चली, 6 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच जो ये लड़ाई चली, इस 6 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच की लड़ाई में पहली बार इजराइल को थोड़ा सा नुकसान हुआ और लड़ाई बराबरी पर छूटी और यहीं से कहीं ना कहीं इजिप्ट और इजराइल के बीच में बातचीत शुरू हुई और इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक मीडियम रास्ता अपनाया और इजराइल इजिप्ट कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी। फिफ्थ इजराइल अरब वॉर 5th जो वॉर था वो भी लड़ा गया और वो 1982 के अंदर लड़ा गया। 5th अरब इजराइल वॉर जो है वो 1982 में लड़ा गया, लेकिन ख़ास बात ये कि ये जो वॉर था ये लेबनान वॉर के नाम से जाना जाता है और लेबनान के इस वेस्टर्न इलाके के अंदर जो फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स हैं वहाँ से हमला हुआ और सिर्फ इसने लड़ा, बाकी पूरी अरब वर्ल्ड चुप बैठी थी और यहीं से अरब वर्ल्ड का जो कॉन्फ्लिक्ट था और हार का जो डर था, नुकसान का जो डर था, वो सामने आया और हौसले टूटे हुए नज़र आए। अरब वर्ल्ड के हौसले टूटे हुए नज़र आए और ये लड़ाई तब तक लड़ी इजराइल ने जब तक कि हमास और हिजबुल्लाह को, खासकर हमास को ख़त्म ना करते और बुरी तरीके से मारा। यहाँ अरब वर्ल्ड के हौसले पस्त होते हुए नज़र आए और उसके बाद ये कभी उठ ही नहीं पाए। ये बहुत बुरी सिचुएशन थी। फिर भी अमेरिका ने जब ये देखा कि अब इनके हौसले पस्त हैं और अमेरिका दोबारा से इस इलाके पे कब्जा कर पा रहा है, तो नवंबर 1988 में यासिर अराफात को इकट्ठा किया, खड़ा किया और इनसे फ्री फ़िलिस्तीन नाम का एक कंट्री की एस्टेब्लिशमेंट करवा दी। बहुत ही लिबरल और इस तरीके के नेता थे यासिर अराफात। अगर आप इनकी फ़ोटो देखना चाहें, हालांकि एक्सपायर हो चुके हैं, ये यासिर अराफात थे। इन्होंने फ्री फ़िलिस्तीन की इस्टेब्लिशमेंट की और यहीं से एज अ स्टेट। लेकिन अमेरिका की यहाँ पर भी दोगली नीति आपको साफ नज़र आएगी कि अमेरिका ने पीछे रहकर तो इसको इस्टेब्लिश करवाया, लेकिन आप ये देखेंगे तो यूनिसेफ के अंदर तो ये मेंबर है लेकिन यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है और सबसे ज़्यादा वीटो इसकी एंट्री के ऊपर फ़िलिस्तीन की एंट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा वीटो भी अमेरिका ने लगाई। तो दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू से चलता आ रहा है और इतना ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट था कि 50 साल तक लगभग ये चलता रहा। नफ़रत इतनी ज़्यादा कि 22 अरब देशों में से 16 अरब देशों ने इजराइल को रिकॉग्निशन ही नहीं दे रखी।
ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, अब नई विश्व व्यवस्था जो बन रही है कोविड-19 के बाद की, उसमें यहाँ ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नए मोड़ आ रहे हैं जो अगले वीडियो में बताऊंगा। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो अगले वीडियो में एक इलेबोरेटेड वे में डिस्कशन किया जाएगा, और अरब वर्ल्ड की हार कैसे हुई और किस तरीके से फिलिस्तीन मामला जो है ये मुद्दा केवल मुद्दा बनकर रह गया, केवल राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया, इसको देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ये फिलिस्तीन समस्या एक छोटे फॉर्म में दिखाई गई थी। अगले वीडियो में अगला टॉपिक। धन्यवाद।